दुनिया के दो महान देश युद्ध के लिए जा रहे हैं और ये दोनों देश दुनिया की दो महान ताकतें हैं। एक तरफ है रशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, काफी पावरफुल है और अनस्टॉपेबल है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और दूसरी तरफ है जापान, दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति, उभरता हुआ देश, और वो क्या कर जाएगा, किस दिन कर जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। ये दोनों देश युद्ध में उतर रहे हैं, बट पूरी दुनिया को पता है कि कौन जीतने वाला है। बट जब ये युद्ध खत्म होता है और जो विनर और जो विजेता आता है, तो उसको देख के पूरी दुनिया दंग रह जाती है। ये विजेता इन दोनों में से कोई भी नहीं था, एक तीसरा देश ये युद्ध जीत गया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे शांति जो होती है वो एक हथियार की तरह काम करती है। तो स्वागत है आपका मेरे नए चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन में, जहां पर हम बात करेंगे 1904 में लड़ी गई रूसो जैपनीज वॉर के बारे में। इस वॉर के तह तक जाएंगे क्योंकि ये वॉर काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1904, दुनिया की दो महान ताकतें रशिया और जापान आपस में युद्ध लड़ना स्टार्ट करते हैं और यह युद्ध होता है ईस्ट एशिया पे अपने कंट्रोल के लिए। दोनों देश चाहते हैं कि वो ईस्ट एशिया को कंट्रोल करें, जिसमें आता है कोरिया, मंचूरिया। साथ ही साथ एशिया का जो ये हिस्सा है स्ट्रेटेजिक पावर के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया के इस हिस्से पे जो भी कब्जा करेगा वो पूरे एशिया पे राज करेगा, इसीलिए ये हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस हिस्से को पाने के लिए ये दोनों देश अपनी जान लगा देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध की शुरुआत जो थी वो जापान ने करी थी। जापान के पहल से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। जापान ने ही रशिया के ऊपर सबसे पहला हमला किया था और ये हमला काफी पावरफुल था, काफी इफेक्टिव था और रशिया कंटिन्यूसली धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे रशिया पीछे जा रहा था, जापान और भी ताकत के साथ और भी जोश के साथ, क्योंकि वो एक यंग और एक डायनेमिक पावर था और एक उभरता हुआ देश था, एक उभरती हुई ताकत थी। और उस समय जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा था। जापान उस समय काफी तेजी से अपनी सेना को ग्रोथ कर रहा था, उसके लिए हथियार बहुत तेजी से बना रहा था, नए नए शिप्स वहां पर बन रहे थे और बहुत ही फास्ट वहां पर डेवलपमेंट हो रहा था। और इस युद्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल सिद्ध हुआ था वो हुआ था रेलवेज का। जी हां, जापान ने अपना रेलवे सिस्टम उस समय तक इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि वो काफी तेजी से अपनी सैनिकों को, साथ ही साथ उनके लिए जो हथियार, उनका जो खाना है, वो काफी तेजी से बॉर्डर तक पहुंचा देता था। और इसका फायदा जापान को हुआ भी, क्योंकि जो चीज रशिया में आने में काफी समय लग जाता था, उनका जो सप्लाई चेन है वो काफी वीक था, और वहीं जापान का जो सप्लाई चेन था वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उनका रेलवे नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो चुका था। और उस युद्ध में जापानीज रेलवे ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब एक ऐसा मूवमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। मई 1905, बैटल ऑफ सुशीमा। इस युद्ध के में रशिया अपनी बहुत ही बड़ी फौज और बहुत ही बड़ी फ्लीट जो है जापान के अगेंस्ट उतारता है। यह फ्लीट आधी दुनिया का चक्कर लगा के युद्ध स्थल पे पहुंचती है और यह है बैटल ऑफ सुशीमा, जो कि मई 1905 में लड़ी गई थी। बट ये क्या, जापानी बेड़ा रशियन बेड़े को कुछ ही सेकंड में हरा देता है और रशिया का इतना बड़ा युद्ध बेड़ा कुछ ही घंटों में तहस नहस हो जाता है और जापान इस युद्ध को काफी इजीली जीत लेता है। आज भी अगर जापानीज नेवल विक्ट्री की बात की जाए, जी हाँ, ये युद्ध जो था वो पानी में लड़ा गया था, ये नेवल फाइट थी और जापानीज नेवी की ये सबसे बड़ी जीत आज भी मानी जाती है कि जापान की नेवी ने रशियन नेवी को तहस नहस कर दिया था। आज भी जापानीज हिस्ट्री के अंदर अगर किसी नेवल विक्ट्री की बात की जाती है तो बैटल ऑफ सुशीमा का ही नाम लिया जाता है, जहां जापानीज नेवी ने रशियन नेवी को कुछ ही घंटों में परास्त कर दिया था। और यहां रशियन नेवी भी काफी भरी भरकम जहाजों और फ्लीट के साथ उतरी थी। यहां पर अगर देखा जाए तो जापान जो था वो युद्ध जीत चुका था रशिया के अगेंस्ट। बट कुछ ही समय बाद ये जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। जापान और रशिया, इन दोनों देशों की ये जो लड़ाई थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जापान जीतता जा रहा था और अपनी फोर्सेस और आगे बढ़ाते जा रहा था, वहीं रशिया भी सरेंडर करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। इसी बीच इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सी रही थी।
जापान जो इस युद्ध को जीत तो रहा था, बट उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफी वीक होती जा रही थी, क्योंकि जापानी सरकार का काफी पैसा जो था वो इस युद्ध में खर्च हो रहा था। साथ ही साथ लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, लोग वीरगति को प्राप्त भी हो रहे थे। वहीं रशिया जो कंटिन्यूसली हर मोर्चों पर युद्ध हार तो रहा था, बट बिल्कुल भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। रशिया का भी काफी पैसा यहां पर खर्च हो रहा था, लोगों की जान जा रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था पे भी काफी इफेक्ट हो रहा था। बट ये दोनों देश झुकने को तैयार नहीं थे। बट धीरे धीरे इन दोनों देशों की जनता ने आवाज उठाने लगे, अब हमको और लड़ाई नहीं चाहिए। जनता अब सड़कों पे आ चुकी थी और सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि अब इस युद्ध को रोकें और किसी भी तरीके से हमको अब बातचीत की टेबल पे आना होगा। इस लड़ाई को हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक इंसान देख रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में, जिनको रूजवेल्ट भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। उनको लगा कि मैं इस युद्ध को बंद करवा सकता हूं, मैं एक पीस कीपर की तरह यहां पर रोल प्ले कर सकता हूं और इन दोनों देशों में शांति ला सकता हूं। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों को अमेरिका में आमंत्रित किया शांति वार्ता के लिए। शहर था पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर। पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर में रशिया और जापान के प्रतिनिधि मंडल आए शांति वार्ता के लिए। इस प्रतिनिधि मंडल को देख के बिल्कुल ऐसा क्लियर दिख जाता था कि कौन सा खेमा युद्ध जीत रहा है और कौन सा खेमा युद्ध हार रहा है। जो रशिया के प्रतिनिधि थे, उनके उतरे हुए मुंह और उनकी चाल ढाल से क्लियर दिख जाता था कि ये हार रहे हैं और ये सरेंडर के लिए आए हैं। वहीं जो जैपनीज प्रतिनिधि थे, उनको देख के बिल्कुल क्लियर लग जाता था कि ये युद्ध जीते हैं। वो एक विजेता की तरह अमेरिका आए और वो कुछ लेने आए थे, वो कुछ मांगने आए थे, वो अपनी शर्तें मनवाने आए थे रशिया से। बट थियोडोर रूजवेल्ट कुछ और ही प्लान बना के बैठे हुए थे। जापान और रशिया फिर आमने सामने थे, बट ये कोई जंग का मैदान नहीं था। ये एक रूम था जहां पर शांति वार्ता होने वाली थी। बीच में बैठे थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। यहां पर रशिया भी ह्यूमिलेशन नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि शांति वार्ता में रशिया कोई ऐसी शर्त माने जापान की जिससे कि रशिया की जो जनता है, रशिया में जो बैठ के इस सारी शांति वार्ता को देख रही है, वो उनका विरोध करे और वहां पर अफरा तफरी मच जाए। और वहीं जापान भी ये नहीं चाहता था कि उसने जो जीता है वो यहां पर वो वापस लौटाए। जापान अपनी शर्तें रशिया से मनवाना चाहता था। तो जापान भी ये नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसी शर्तों को माने कि बाद में जब वो जापान जाए या जापान की जनता के सामने वो ह्यूमिलिएट हो और उनको ऐसा लगे कि वो युद्ध जीत के भी हार गए हैं। टेंस माहौल था, दोनों खेमे काफी टेंशन में थे और दोनों के चेहरों से पसीना भी आ रहा था। बट रूजवेल्ट को किसी भी हालात में शांति वार्ता को सफल कराना था। उन्होंने इस शांति वार्ता में ये कोशिश करी कि जब भी बात गर्म हो जाती थी, दोनों के बीच में कोई बहस छिड़ती थी, तो वो उसको रुकवाते थे और एक नया रास्ता सुझाते थे। उन्होंने इस वार्ता को पुश किया, आगे बढ़ाया और कोशिश करी कि हम एक ऐसे समझौते तक पहुंचे जहां पर दोनों एरिए रशिया और जापान बैलेंस रहें। और उन्होंने ऐसा किया भी। एक डील हुई। इस डील में रशिया ने जापान की कुछ शर्तों को मान लिया, जैसे कि जापान का कंट्रोल कोरिया पे, पोर्ट आर्थर जो होगा वो भी जापान के हिस्से में जाएगा, साथ ही साथ साउथ मंचूरियन एरिया में जापान का कंट्रोल रहेगा। ये वो शर्तें थी जो कि रशिया मान गया था। साथ ही साथ जापान ने भी अब युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उसने बोल दिया था कि अब वो रशिया के अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेगा और वो उसकी सेनाएं जहां भी खड़ी हैं वो वापस पीछे जापान की तरफ आ जाएंगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस युद्ध में उस समय जापान ने रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कब्जे में ले रखा था। बट इस ट्रीटी के बाद जापान ने ये जो 3 शर्तें मानी रशिया ने, उसके बदले में जापान ने अपनी जो सेना है वो रशिया से वापस बुला ली। यहां पर अब वॉर खत्म हो चुकी थी। कोई भी देश यहां पर जीता नहीं था, क्योंकि जापान ने भी अपनी सेना वापस बुला ली थी, तो उस एरिया में उसका कोई भी अधिकार नहीं था। रशियन क्षेत्र पे उसका कोई भी अधिकार नहीं था। कोरिया पहले से ही जापान के कब्जे में था, तो उन्होंने वापस उस पर कंट्रोल बना के रखा। वहीं मंचूरियन वाला जो हिस्सा है वहां पर पहले से ही जापान का कंट्रोल था, तो वो वापस से कंट्रोल में आ गया। वहीं बात रही पोर्ट आर्थर की, तो वहां पर भी जापान का कंट्रोल था।
वहां पर इनकी छुट-फुट लड़ाई होती थी, बट उस पर जो इन्फ्लुएंस था वो हमेशा जापान का ही था। तो रशिया के लिए कोई इतना बड़ा यहां पर सेटबैक और घाटा नहीं था इस ट्रीटी के अंदर, और यही नुकसान हुआ फिर जापान को। जब इस ट्रीटी का पत्ता और इस समझौते का पता जापान की जनता को लगा तो उनको शौक लग गया। क्यों? क्योंकि वो रशिया से बहुत कुछ चाहते थे। जापान की जनता को लगता था कि वो युद्ध जीत गए हैं, उनकी सेना ने काफी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा है और इस युद्ध के लिए जापान ने भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जापान की जनता को रशिया का वो हिस्सा भी चाहिए था जो कि उस समय जापान के कंट्रोल में था, और इस ट्रीटी के बाद जापानीज सेना ने वो क्षेत्र वापस छोड़ के रशिया को दे दिया था। जापान की जनता सड़कों पे आ गई और वहां पर हिंसा भड़क उठी, दंगे हो गए। जापान की जनता को ऐसा फील हो रहा था कि वो शायद ये युद्ध हार गए हैं। जिस तरीके से उनका प्रतिनिधि मंडल ने यह शर्त मानी वो नहीं माननी चाहिए थी। उनको इस युद्ध को कंटिन्यू करना था और रशिया के जो जीते हुए हिस्से थे उसको वापस नहीं करना था। कंडीशन ये आ चुकी थी कि वहां पर अब सरकार को गिराने की मांग हो गई थी और जनता जो थी वो कंटिन्यूसली सरकार का विरोध कर रही थी। वहीं अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट इसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच उन्होंने शांति को स्थापित करा दिया था। इसीलिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को 1906 में इस युद्ध को शांत कराने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं वो नोबेल पुरस्कार, खासकर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के पीछे हमेशा भागते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में लड़ी थी तो जीता उनमें से कोई भी नहीं था, जीता एक तीसरा देश था। जी हां, रशिया और जापान जब आपस में लड़े तो ना रशिया जीता और ना जापान जीता, जीता अमेरिका। आपके दिमाग में हो रहा होगा सर वो कैसे जीत गया? जी हां, जीता अमेरिका ही था, क्योंकि इस शांति वार्ता से और इस ट्रीटी में जो कि उसने रशिया और जापान इन दोनों से मनवाई और इन दोनों के हस्ताक्षर करवाए, और जो जो ट्रीटी में शर्तें थी वो इन दोनों देशों ने मानी भी, इससे अमेरिका ने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि दुनिया में अमेरिका का कितना वर्चस्व है, दुनिया अमेरिका को कितना मानती है। आज भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी दुनिया का कोई भी देश लड़ता है तो अमेरिका उनकी सुलह कराता है और उन दोनों देशों को माननी पड़ती है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आज भी दुनिया का जो चौधरी है वो अमेरिका है, और इसकी शुरुआत प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने करी थी जापानीज रूसो वॉर के समय, और इसके लिए उनको फिर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। इसीलिए अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी युद्ध में कूद पड़ते हैं, उसको शांति कराते हैं और बोलते हैं कि लो हमको नोबेल पुरस्कार दो। समझ गए शुरुआत किसने करी थी? 100 साल से भी ऊपर हो गए। इस युद्ध में अमेरिका का ना कोई नुकसान हुआ, ना किसी सोल्जर की डेथ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बट सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ, क्योंकि अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा। दुनिया के सारे देश अमेरिका को मानने लगे, उसकी ताकत को मानने लगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या आग यहीं बुझ गई थी? रशिया और जापान क्या यहीं शांत हो गए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहले हम चलते हैं जापान की तरफ। देखिए जापान में क्या हो रहा था। जापान में जो हो रहा था ना, उसकी कीमत फिर अमेरिका ने बाद में बहुत अच्छे से चुकाई। सरकार गिर चुकी थी और जापान के जो यंगस्टर्स थे जो उस समय जापान को खड़ा कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में अपना खून पसीना बहा रहे थे और जापान की इकोनॉमी को सहारा दे रहे थे, उन्होंने एक कसम खाई कि अब जापान अपने मुद्दे सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की तरफ आश्रित नहीं होगा और ना ही वो उसके आगे झुकेगा। अब जापान अपने पैरों पर खड़ा होगा, और अगर जापान का कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, तो उसका डिसीजन जापान खुद लेगा, ना ही किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेगा। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इसका हिसाब दिया भी, जब 1941 में जापान के प्लेन पर्ल हार्बर पे घुस गए और उस जापान की नजरों में अमेरिका उसी समय से कांटा बना हुआ था। जापानियों ने उसी समय कसम खा ली थी कि जो इस ट्रीटी में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापानीज जनता के साथ किया है, जापानी लोगों के साथ किया है, इसका हर्जाना तो अमेरिका को भरना ही होगा। और पूरा हिसाब फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने वसूला भी। कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिका जापान को उस समय काफी हल्के में ले रहा था, जापान ने अमेरिका के एक एक एहसान का फिर बाकायदा सूद समेत हिसाब बराबर किया। वहीं हम बात करें रशिया में, तो रशिया में बहुत बड़ी नाराजगी फिर आ गई थी, क्योंकि रशिया की जनता के सामने ये युद्ध रशिया हार चुका था। उन्होंने इससे पहले रशिया को कभी भी हारते हुए नहीं देखा था।
रशिया उस समय रशिया के राज परिवार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वहां पर राजशाही थी और यह राजशाही का फिर अंत हुआ। जनता के सामने वहां पर राज परिवार को मार दिया गया और फिर रशिया में आया कम्युनिज्म। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। कहने का मतलब यह है कि ये जो जापानीज रूसो वॉर थी ये खत्म नहीं हुई थी। इसकी जो चिंगारी थी ये आने वाले समय में एक आग बनने वाली थी। इसकी शोले अब लपटों में कन्वर्ट होने वाली थी और पूरी दुनिया इन लपटों में आने वाली थी, पूरी दुनिया इसमें जलने वाली थी। तो ये रूसो जापानीज वॉर इतनी आसान वॉर नहीं थी। इसका खामियाजा दुनिया ने फिर बाद में भुगता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूजवेल्ट ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और उसके बाद अमेरिका के आने वाले जितने भी प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने भी इसकी कोशिश करी कि वो भी दुनिया के देशों के बीच में शांति कराएं और उसके बाद वो नोबेल पुरस्कार जीते, चाहे वो बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप। बट रूजवेल्ट का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में शांति कराई। साथ ही साथ जो शांति समझौता था उसमें भी रूजवेल्ट ने एक कोशिश करी कि वो किसी एक देश के पक्ष में ना बोले। उन्होंने जापान को भी कुछ चीजें दी और रशिया को भी कुछ चीजें दी। कोशिश उनकी यही थी कि इस ट्रीटी को बैलेंस किया जाए और ये बैलेंस रही भी। देखिए, जापान युद्ध जीता था, उसके बदले में उसको कोरिया का कंट्रोल मिला, पोर्ट आर्थर मिला, साउथ मंचूरिया मिला। तो ऐसा नहीं है कि जापान बिल्कुल हार के गया। हाँ, वहां की जनता की नजरों में जरूर था कि जापान हार गया, बट अगर अकॉर्डिंग टू ट्रीटी देखें, और ये युद्ध भी इन्हीं क्षेत्रों के लिए हुए थे। ये जो जापान और रशिया लड़ रहे थे वो यही क्षेत्र थे जिसकी वजह से ये लोग युद्ध के मैदान में उतरे थे और उसका जापान को मिल भी गया। तो यहां पर रूजवेल्ट ने जो ट्रीटी कराई थी वो कहीं काफी हद तक काफी अच्छी भी थी और यहां पर उन्होंने किसी के पक्ष में बात नहीं करी। ठीक है कि जैसे अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं कि बिल्कुल युद्ध खत्म कर दो, भले ही बेचारा एक जीता हुआ हो तो उसको वापस लौटा भी देते हैं। ठीक है, और यहां तो वो किसी से भी हाथ मिला लेते हैं अपने भले के लिए। बट एज ए रूजवेल्ट उन्होंने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया और ना ही किसी का समर्थन मांगा। वो बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर उन्होंने इस ट्रीटी में भाग लिया था। वो ना जापान के पक्ष में बोले और ना ही रशिया के पक्ष में बोले, जो सही था उसी का साथ दिया। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध केवल युद्ध के मैदान में ही लड़ा जाता है, हथियारों से ही लड़ा जाता है, कि एक कमरे में बैठ के टेबल पे भी लड़ा जा सकता है बिना हथियारों के, बिना कोई खून बहाए, बिना कोई गोली चलाए? क्योंकि एट ऑफ द एंड एक डिसीजन ही युद्ध को खत्म कर सकता है और वो डिसीजन जो होता है वो युद्ध के मैदान में नहीं होता है, वो किसी कमरे में टेबल पे बैठकर होता है, शांति की वार्ता में होता है। 1905 में जो ये शांति वार्ता हुई थी ये एक हथियार से कम नहीं थी और अमेरिका ने इसको एक हथियार की तरह ही यूज करा, दुनिया के सामने अपना इन्फ्लुएंस बताने के लिए, अपना प्रभुत्व और अपनी शक्ति दिखाने के लिए। अगर आप इसी तरीके की और भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यहीं बने रहिए मेरे साथ।